और अब बात करेंगे हाथरस की। हाथरस के नक्सल कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित की भाभी का न्यूज 18 पर बयान, नक्सल कनेक्शन की बात झूठी है। हमारी दूर की रिश्तेदार है राजकुमारी। राजकुमारी वो जो चर्चा में आई थी परिवार के साथ। ये जबलपुर में रहती हैं और घटना के बाद घर आई थी राजकुमारी। कई शहरों में रिश्तेदार रह रहे थे जो कि पहुंचे थे इस पूरी घटना के बाद। आपने एक संदिग्ध महिला के बारे में हमने आपको न्यूज़ भी दिखाई थी और काफ़ी वो सोशल मीडिया पर आपने देखा कि उनकी चर्चा हो रही थी कि ये कौन है जो हर मौके पर जो है नजर आती है परिवार के साथ। और उसके बाद सवाल ये उठे थे कि यही आरोप लगे थे कि यही महिला जो है परिवार को दरअसल तमाम स्टेटमेंट्स के बारे में क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं जानकारी दे रही थी। आपको हम तस्वीरों में वो महिला दिखा भी रहे हैं। उसके बाद जांच शुरू हुई इस महिला की, तो फिर ये महिला जो है जबलपुर की निकल कर आती है। राजकुमारी बंसल इनका नाम है। परिवार का ये कहना है कि ये हमारी दूर के रिश्तेदार हैं। इस पूरे घटना के बाद बहुत सारे रिश्तेदार हमारे अलग अलग शहरों से मिलने पहुंचे थे, तो ये भी उसी का हिस्सा है। उनका नाम राजकुमारी है, 10 साल का बेटा है, उनका पति है, शादी हो चुकी है, परिवार वाली है। और वो कहाँ के रहने वाली है? वो जबलपुर की रह रही है, वहाँ पे जॉब कर रही है वो वहाँ पे। अब ये मेरी भाभी के मतलब रिश्ते में ये लोग जान रहे हैं, दूर के रिश्ते में लगती है ना, दूर के रिश्ते में। तो जो भी सुन रहे हैं जान रहे हैं वो लोग आ रहे हैं। तो अब ये भोपाल से, अहमदाबाद से, जो मुंबई से सारे लोग आएंगे तो सब ऐसा घोषित कर दिया जाएगा। जिस महिला का नक्सल कनेक्शन जोड़ा गया उस महिला से न्यूज़ 18 संवाददाता प्रदीप अवस्थी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। बेशक सुबह से ही एक बड़ी खबर पे न्यूज 18 लगातार बना हुआ है। यूपी एसआईटी की टीम ने इस बात का अंदेशा जताया था कि एक महिला जिसका जबलपुर से कनेक्शन है, कहीं ना कहीं वो दंगा भड़काने में उनका हाथ हो सकता है। ये आरोप एसआईटी यूपी ने लगाए थे। वो जो महिला है दरअसल वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राजकुमारी जी, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और प्रोफेसर भी है मेडिकल कॉलेज, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजकुमारी जी, जिस प्रकार के आरोप यूपी एसआईटी टीम ने लगाए थे, तमाम आरोप से आप भी परिचित हो गई होंगी, क्या कहना है? मुझे एग्जैक्टली ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं केवल अपने काम में बिजी थी। वहाँ से आई, मेरा आते से ही मेरी इतनी सारी ड्यूटीज़ थी। मेरी एग्जामिनेशन ड्यूटी थी, कल मैं उसमें बिजी रही दिन भर। आज मेरा लेक्चर था, मैं उसमें बिजी रही। टीवी में देखती नहीं हूँ, तो अभी मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। दंगा भड़काने का और स्पेशल रूप से नक्सल कनेक्शन की बात यूपी एसआईटी की टीम ने करी है, इस पे क्या कहना है? तो अभी ये अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं तो इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? मुझे बताया जाए कि किस तरह से कौन सी चीज़ को कैसे देख रहे हैं, तब तो मैं उस पर क्लैरिफिकेशन अपना दे पाऊंगी ना। आप कब गई थी हाथरस और कब आपका वापसी हुई थी? क्योंकि पेशे से आप डॉक्टर हैं, सूचित आपने किया था यहाँ पे किस प्रकार से पूरा? जी मैं 3 तारीख को मैं दोपहर में यहाँ से निकली हूँ और 4 तारीख की 11:20 पर मैं वहाँ पहुँची हूँ हाथरस। और 6 तारीख तक मैं वहाँ थी। मैं 2-3 बजे तक, मुझे लगता है 2 बजे तक थी मैं। और मैंने 3 तारीख की सुबह फोन पे किया था अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कि सर मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, मैं जा रही हूँ, आज मेरा क्लास है, लेक्चर है, तो मैं नहीं ले पाऊंगी आज मैं बस। लेकिन इसके साथ ही आपने कल एक शिकायत भी करी कि आपकी कॉल को रिकॉर्डिंग ट्रेस किया जा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, ये मुझे मैंने बताया कि जैसे पूरा वाकया कि मेरा अभी जो नंबर है जो कि सार्वजनिक हो चुका है, जो मेरा करीब 10-12 साल पुराना नंबर है, जो मेरी आईडी से चल रहा है, अचानक से मेरा नंबर मेरे परिचितों के फोन रिकॉर्ड में उज्बेकिस्तान के नाम से शो हो रहा है। तो इसी को लेके मुझे डाउट हुआ कि मेरे नंबर के साथ टैंपरिंग की जा रही है और कल मैंने उसी के सिलसिले में मैंने साइबर सेल में लिखित कंप्लेंट करी है। आपका जबलपुर से हाथरस जाना यानी कहीं भीमसेना से आपको कनेक्शन तो नहीं, ये बात भी सामने आई थी। क्या भीमसेना से आप ताल्लुकात रखती हैं? उनके थ्रू आप वहां पहुंची, किस तरीके से आप वहां पहुंची? चूंकि लगातार वहां सामाजिक संगठन भी सक्रिय रहे, किसी से आपका कांटेक्ट हुआ था उनके माध्यम से आप वहां पहुंची? देखिए, मैं पिछले करीब 2017-18 से तो मैं सोशली बहुत एक्टिव हूँ। अब मैं अपनी एक्टिविटीज सारी दिखा सकती हूँ। जब मैं अपने जबलपुर क्षेत्र में इतना एक्टिवली काम कर रही हूँ, ग्वालियर मेरा मायका ससुराल है, वहाँ भी एक्टिवली काम कर रही हूँ, तो लोग मुझे जानते हैं। मैं मिलना जुलना मेरा सबसे रहता है। तो भीमसेना, भीम आर्मी, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि सब लोग मुझे जानते हैं, चाहे वो भले ही आपके बाम सेफ हो, भले ही वो समता सैनिक दल हो, सब लोग मुझे जानते हैं कि हाँ ये मैडम है जो एक्टिवली काम करती हैं, आके बोलती है और हमेशा मदद करने के लिए रेडी रहती है। और वो किस तरह से देख रहे हैं तो वो मुझे नहीं पता, उसके लिए मेरे पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। ये तमाम आरोप जो है वो निराधार हैं। ये सिर्फ मानवीयता के नाते वहां पर गई थी और जिस प्रकार से दलितों में अत्याचार लगातार हो रहे हैं, इन घटनाओं से वो आहत थी और इसी के मद्देनजर आर्थिक मदद और 1 महीने की सैलरी भी जो है वो उन्होंने पीड़िता के परिवार को वहां हाथरस जाकर के दी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर।
और अब प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, यूं तो नए नए खुलासे हो रहे हैं, नक्सल कनेक्शन का जिक्र होता है, हमने स्टेटमेंट भी सुना उनका। अब कैसे जांच आगे बढ़ाई जा रही है? ताजा अपडेट्स अब क्या आ रहे हैं, वहां पर किस तरह की हलचल है? जी देखिए, इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि उनका नक्सली से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से जो आरोप लगे थे उन्होंने पूरी तरीके से नकारात्मक उनको आरोप कह दिया है कि बेबुनियाद आरोप है। हालांकि इस महिला का कोई लेना देना नहीं है, उसके बावजूद भी महिला पे लगातार आरोप लगाए गए, उनके मान को हानि पहुंचाई गई। हालांकि अभी तक परिजन से का कहना है कि उनका कोई लेना देना नहीं था और उस महिला का भी साफ कहना है कि वो केवल और केवल एक मानवता के तौर पे उस परिवार से मिलने गई थी, लेकिन उसको पुलिस कनेक्शन जो है उसको नक्सली से जोड़ रही थी। हालांकि पुलिस का ये दावा भी एक तरीके से पूरा विफल नजर आ रहा है। तो वहीं परिवार से मिलने वालों के ऊपर भी पुलिस लगातार उंगलियां उठा रही है। ठीक, लेकिन बहुत से ऐसे रिश्तेदार आए हैं सामने जिन्हें माना जा रहा है कि वो अचानक बने थे, मौसमी थे, क्योंकि जो भाभी हैं उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन हाथरस प्रकरण एक ऐसा प्रकरण हो गया है जिसमें रोजाना नई बात सामने आ रही है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस मामले पर बोलते हुए कहा है कि जिन लोगों को विकास पसंद नहीं है वो प्रदेश में दंगा कराना चाहते हैं। कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। कार्य जो गरीब के लिए है, किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, महिलाओं के लिए है, ये कार्य इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अव्यवस्था फैलाना, दंगा कराना, भड़काना, अव्यवस्था पैदा करना, आगजनी करना। आपने एक कांग्रेस नेता का बयान पढ़ा होगा, वो कह रहा है साहब हम दंगा इसलिए कराना चाहते हैं, कुछ लोग इधर से मरे, कुछ लोग उधर से मरे और फिर इनके नेताओं को वहां जाने का अवसर प्राप्त हो। इससे निकृष्ट सोच और क्या हो सकती है। और हाथरस कांड पर 10 बड़ी बातें हम आपको बता देते हैं। एसआईटी आरोपियों का बयान लेने पहुंचेगी। अलीगढ़ जेल एसआईटी मामले से जुड़े पुलिसकर्मियों से भी सवाल जवाब करेगी। एसआईटी मामले से जुड़े 40 लोगों का बयान भी दर्ज करेगी। एसआईटी नक्सल कनेक्शन की भी जांच करेगी। आज जो है वो क्राइम सीन रिक्रिएट कर सकती है एसआईटी। कल की खबरें थी लेकिन आज का भी जिक्र हो रहा है। 12 अक्टूबर को पीड़ित परिवार सुरक्षा के बीच हाईकोर्ट पहुंचेगा। आरोपियों को क्षत्रिय महासभा ने समर्थन दिया है। आरोपियों के समर्थन में क्षत्रिय महासभा की टीम बुलगड़ी पहुंचेगी। निर्भया के दोषियों के वकील एपी सिंह की जब हम बात करते हैं तो वो आरोपियों का केस लड़ेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजी आगरा का हाथरस में कैंप कर रहे हैं वो। और हाथरस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। हाथरस में अब आरोपियों के परिजनों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा। प्रतिनिधि मंडल में मानवेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह तंवर के साथ आरोपियों के वकील एपी सिंह भी मौजूद रहे। प्रतिनिधि मंडल ने आज ही आरोपियों के परिजनों से मुलाकात की। आरोपियों के वकील एपी सिंह ने मुलाकात के बाद मीडिया के सामने अपनी बात भी रखी है। बनी तो 307 की दर्ज की, जो इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने फेयर इन्वेस्टिगेशन की, जो स्टेटमेंट था वो पहला स्टेटमेंट था, मां का स्टेटमेंट था, पहले प्रचारित कर दिया गया, जीव काट डाली गई, जीव काट डाली गई। फिर हाथरस पुलिस ने क्लैरिफिकेशन दिया कि इस तरह की सोशल मीडिया पर गलत चीजें प्रचारित की जा रही जिससे जातिगत वैमनस्यता फैलेगी, जो कि पूरी तरह से गलत है, जिस आधार पर इस केस में निष्पक्ष होना चाहिए। और माननीय योगी जी ने जब लोकल पुलिस की बात आई कि रात में अंतिम संस्कार कर दिया, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात थी उनकी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद भी लोगों को नहीं तसल्ली हुई, एसआईटी गठित कर दी गई। एसआईटी में 3 अच्छे पुलिस ऑफिसर जो ईमानदार थे उनके अंदर जांच दी गई, हैंडओवर की गई। उसके बाद भी नहीं लोगों को तसल्ली लगी। लोगों को नहीं, राजनीतिक नेताओं को, जो लोग इस केस को द्वारा राजनीतिक गोटियां सेकना चाहते हैं, राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और प्रदेश में नहीं पूरे देश में जातिगत वैमनस्यता फैलाकर इस तरह से पूरा विध्वंस करना चाहते हैं, इस आधार पर केस दर्ज किया गया है। देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की। पिछले कुछ दिनों में खासतौर से हाथरस कांड में जिस तरह से शुरुआती स्तर पर पुलिस से लापरवाही हुई, उन कमियों को दूर करने के लिए मंत्रालय ने कहा है कि पीड़िताओं को अक्सर थाने के चक्कर काटने पड़ते हैं। एमएचए ने साफ कहा है कि एफआईआर दर्ज करने में आनाकानी न की जाए। अपनी एडवाइजरी में गृह मंत्रालय ने कहा है कि एफआईआर दर्ज करना जरूरी है।
2 महीने में महिलाओं के प्रति हुए अपराधों में जांच पूरी करने के भी निर्देश दिए हैं। तो रेप के दोषियों को सजा मिले, गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखा है। महिला अपराध में एफआईआर जरूरी है। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसी जानकारी आती है कि थाने वाले मामला सुलझाने की कोशिश करते हैं और यहां पे कहा गया है कि नहीं, आपके पास शिकायत आती है तो आप एफआईआर कीजिए। पीड़िता की मौत से पहले जो है देखिए लापरवाह अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई का जिक्र है। हाथरस बलरामपुर बारा हादसे के बाद ये पत्र लिखा क्योंकि महिला सुरक्षा का मुद्दा बार बार उठ रहा है और गंभीरता से इसे लिया जाए, आनाकानी ना की जाए, टाला ना जाए, इसलिए एफआईआर को अनिवार्य किया गया है। 2 महीने में जांच पूरी की जाए, डेडलाइन, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि भाई लंबा खिंचता चला जाता है और बयान सच माना जाए, यानी कि मौत से पहले का स्टेटमेंट, क्योंकि हाथरस प्रकरण में बहुत बार जो है पीड़िता की मौत से पहले के स्टेटमेंट को झुठलाने की कोशिश भी की गई। तो ये आपने देखा, गृह मंत्रालय जो है वो काफी सख्त है इस मामले को लेकर जब हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं। हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, राजस्थान के करौली में पुजारी की हत्या पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने ट्वीट कर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा करौली जा रहे हैं, किसी ने सुना हो तो जरूर बताना। ये उन्होंने एक सवालिया लहजे में ट्वीट किया है, हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बाहुबलियों पर आपकी बात करें तो डॉन पर सरकार का एक्शन लगातार जारी है। हम लगातार अतीक अहमद से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं, जिस तरह से एक साम्राज्य खड़ा किया हुआ था उसने और पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है। मुख्तार और अंसारी के बाद अब नंबर आ गया है छोटा राजन के गुर्गे बच्चा पासी का। बच्चा पासी पर प्रयागराज में किए गए अवैध निर्माण को गिराया जाएगा। बच्चा पासी का अवैध निर्माण धूमनगंज में है, जिसे गिराने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। बच्चा पासी अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखता है और वो छोटा राजन के लिए काम करता था। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। देखिए, माफिया पर हुए एक्शन को देख सकते हैं, जिसमें आज बच्चा पासी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई। कल यानी शुक्रवार को प्रयागराज में ही माफिया डॉन राजेश यादव का अवैध निर्माण गिराया गया था। गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी के होटल गजल पर कार्रवाई जो है, आपको पता है कि 7 दिन का नोटिस दिया गया था। अवैध निर्माण को गिराने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। अगर नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर अवैध निर्माण नहीं गिराया गया तो प्रशासन खुद कार्रवाई करके अवैध निर्माण को गिरा देगा। तो बच्चा पासी मुख्तार अंसारी का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में है। उधर माफिया राजेश यादव पर भी एक्शन। खबर आगरा से आ रही है। पति पत्नी और प्रेमिका के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। पति पत्नी और प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा रहा ये। प्रेमिका के साथ जा रहे पति को पत्नी ने पकड़ लिया और फिर लड़ाई हो गई। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला आगरा के थाना एतमाउद्दौला क्षेत्र का है। तो पति जो है प्रेमिका के साथ घूम रहा था, पत्नी को शक था लंबे समय से और यहाँ पर रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद झगड़ा कहासुनी शुरू हो जाती है। देखिए, छीना झपटी मारपीट जैसी स्थिति लगती है और उसके बाद और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे एक लड़की है जिसने गोद में छोटा सा बच्चा लिया हुआ, शायद वो भी इनसे जुड़ा हुआ ही लगता है कि शायद परिवार का हो या फिर हो सकता है इस व्यक्ति का खुद हो। झगड़ा होता और कोई इस पूरी घटना का वीडियो बना लेता है जो कि अब वायरल हो रहा है। तो पति पत्नी और प्रेमिका ट्रायंगल का ये मामला। आरिफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ, इस पूरी खबर में अब क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या अपडेट आई है? देखिए जीनत, ये बहुत हाई प्रोफाइल घटना हुआ था जबरदस्त तरीके से बीच रोड पर मारा पीटी भी हुई और मतलब आपस में खींचतान भी हुई। देखिए, एक आदमी है वो अपनी प्रेमिका के साथ जा रहा था और इसकी जानकारी उसकी पत्नी को लग गई, तो लिहाजा वो अपने बच्चों को लेकर सड़क पर पहुंच गई और वहीं पूरी सड़क पर ड्रामा हुआ। काफी देर तक, करीब 1-2 घंटे तक ड्रामा चलता रहा। बाद में सारे लोग चले गए। तो बताया ये भी जा रहा है कि जो महिला जो पत्नी है उसके परिजन भी आ गए, उसके मायके के लोग आ गए
सारे लोग चले गए। अब उन लोगों के बीच शायद कोई फैसला हुआ है ये अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि पुलिस कह रही है कि उनके पास कोई इस तरह की जानकारी नहीं है। जी जीनत। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत ने सीमा पर अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सर्दी का मौसम आने वाला है, ऐसे में सैनिकों को पूरी तैयारी के साथ रहने के लिए कहा गया, वो किसी भी परिस्थिति से निपट सके। इसके लिए सेना के जहाज और की अगर हम बात करें रसद, तमाम सामग्री जो है, जरूरी चीजें पहुंचाई जा रही हैं। और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, इन तैयारियों की बात करें और सामान यानी कि जो जरूरी रसद पहुंचाए जा रहे हैं, आप कारण बताइएगा। देखिए, ये अमूमन जो है हर सर्दियों से पहले जो है विंटर स्टॉकिंग का काम होता है, क्योंकि जैसी सर्दियां शुरू होने जाएगी तो ऐसे में वहाँ पे मूवमेंट कम हो जाता है। तो जल्द से जल्द जो है लेह तक सामान पहुंचाने के बाद इनको आगे जो हाई रीचेस पे जो भारतीय सेना के जवान तैनात है उन तक पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि बर्फबारी के चलते रास्ते बंद हो जाते हैं, मूवमेंट कम हो जाता है। इसी वजह से जो है विंटर स्टॉकिंग का काम जो है लगातार जारी रहता है। और इस वक्त क्योंकि अक्टूबर के एंड तक जो है अमूमन सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इस वक्त भी लेह में दिन का तापमान जो है 7 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, तो जाहिर सी बात है कि मूवमेंट बंद हो जाता है। इसीलिए अभी फिलहाल विंटर स्टॉकिंग का काम जो है वो चल रहा है। और खास बात यह है कि जिस तरीके से भारत और चीन की सेना के बीच विवाद बना हुआ है, दोनों देशों की सेनाएं जो है LAC पर मौजूद है। भारत की तरफ से भी 40,000 के आसपास सैनिक इस जगह मौजूद है, जो कि कभी भी इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं सर्दियों में। तो अब उनके लिए भी जो है स्टॉकिंग की जा रही है। हर तरीके के साजो सामान, हथियार, टेंट, राशन, ड्राई राशन, स्पेशल राशन, सब पहुंचा दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।